डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच। मांग की लोच से क्या अभिप्राय है? मांग की लोच क्या होती है? मांग की लोच के कितनी इकाइयां हैं, कितनी श्रेणी हैं, और प्रतिशत विधि क्या होती है? तो इसके बारे में, मांग की लोच को मापने या प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपकी मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है? सिंपल सी बात, एक जब वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच के माप में जो परिवर्तन होता है उसी को कहा जाता है आपकी मांग की लोच। ठीक है। तो यहाँ पे मांग की लोच को दर्शा, लोच का मतलब है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, वो घटी है या बढ़ी है, जो भी उसमें चेंजिंग हुई है उसी को कहा जाता है लोच। चाहे वो बढ़े या घटे, किसी भी श्रेणी में आए, वो बढ़ती है तो भी लोच कहलाएगी, अगर घटती है तो भी लोच कहलाएगी। तो इस तरह से हमने कहा है कि मांग की लोच क्या होती है। अब देखो, मांग की लोच का पहला मेथड आपका प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि क्या होती है? ठीक है, प्रतिशत विधि के द्वारा मांग की लोच को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसी को हम आपका अनुपातिक विधि भी कहते हैं। प्रतिशत या अनुपातिक विधि दोनों एक ही को कहते हैं। अब देखिए, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं, ईडी इक्वल टू माइनस पी अपॉन में क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। अब देखिए, सबसे पहले एक फॉर्मूला मैंने लिखा कि प्रतिशत विधि के द्वारा कैसे हम मांग की लोच निकालने का फॉर्मूला या मेथड क्या है। तो ईडी का मतलब हो गया मांग की लोच, तो इसे हम कहते हैं आपका क्या, मांग की लोच। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये साइन जो है नेगेटिव आया है, ये ऋणात्मक चिन्ह है, नेगेटिव साइन है। क्यों? क्योंकि मांग का नियम जो होता है क्या कहता है, विपरीत संबंध बताता है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। इसलिए यहां पर जो साइन लगाया गया आपका माइनस का लगाया गया है। जैसे कि ये कीमत है 1 2 3, और ये मात्रा है 1 2 3 मात्रा। तो जैसी क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे देखेंगे आप, जैसी मात्रा कीमत क्या हो रही है, घट रही है, तो मात्रा बढ़ रही है। इसलिए मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध दिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो साइन लगाया गया है वो माइनस का लगाया गया है, ऋणात्मक लगाया गया है। तो यहाँ पर पी का मतलब क्या, जो पी है आपका, ये पी है आपका आरंभिक कीमत, या हम इसे बोलते हैं प्रारंभिक या आरंभिक कीमत। और जो Q है वह है आपकी प्रारंभिक मात्रा। और जो डेल्टा Q है आपका, डेल्टा Q है मात्रा में प्रतिशत, मात्रा में परिवर्तन। और जो डेल्टा P है वह है आपका क्या, कीमत में परिवर्तन। यह हम कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह हम मांग की लोच का एक फॉर्मूला है छोटा सा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम मांग की लोच को निकालते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। अब मांग की जो लोच है उसकी 5 इकाई है, 5 श्रेणी में उसे बांटा गया है। जैसे कैसे, जैसे आपको बता देते हैं, जैसे एक होता है आपका ईडी इक्वल टू आपका 1, फिर होता है ईडी लेस देन 1, फिर ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी आपका इक्वल टू इंफिनिटी, और ईडी इक्वल टू शून्य। तो ये 5 इसके क्या, मांग की लोच को मापने के 5 इकाइयां हैं कि किस तरह को 5 इकाइयों के द्वारा कैसे मापा जाता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो मांग की लोच, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे लिखा है मांग की लोच इंफिनिटी है। दूसरी मांग की लोच जो स्थिति होती है ईडी ग्रेटर देन 1 होती है। तीसरी जो मांग की लोच होती है वह है ईडी इक्वल टू 1, और फोर्थ जो मांग की लोच है वो है ईडी लेस देन 1, और जो फिफ्थ मांग की लोच है वह है आपकी ईडी इक्वल टू शून्य। तो इस तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसको क्या कहते हैं। ये जो मांग की लोच होती है ये पूर्णतः लोचदार होती है, पूर्णतः लोचदार, ये लोचदार होती है। ये आपका इकाई के बराबर होती है। और ये आपका होती है बेलोचदार। और ये वाली स्थिति होती है आपकी पूर्णतः बेलोचदार।
तो इस तरह से हम मांग की लोच को 5 रूपों में दर्शाते हैं। अब एक एक करके आपको इसका एक डायग्राम भी आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं एक डायग्राम सबका बता देता हूँ आपको, फिर अलग अलग कंटेंट के तौर पे सभी का अलग अलग करके एक एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिंगल डायग्राम पहले बना रहा हूं ताकि आप इजीली से समझ लें। सबसे जो ऊपर वाली कंडीशन होगी यहाँ पे होगा आपका ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। उसके बाद नीचे जो आएगा वो आएगा ईडी ग्रेटर देन 1। फिर थर्ड जो कंडीशन आएगी वो आएगी ईडी इक्वल टू 1। फोर्थ जो कंडीशन आएगी वो आएगी ईडी इक्वल टू आपका लेस देन 1। और अगली जो आएगी लास्ट वाली वो आएगी ईडी इक्वल टू 0। तो ये 5 टाइप के आपकी मांग की लोच मैंने यहाँ पे बताई। ये कौन सी है? पूर्णतीय लोचदार। ये कौन सी आपकी लोचदार? ये कौन सी आपकी इकाई के बराबर? ये कौन सी आपकी इकाई से कम या फिर बेलोचदार? ये कौन सी आपकी पूर्णतीय बेलोचदार या शून्य? ठीक है, इस तरह से हम 5 मांग की लोच को दर्शाते हैं। अब आपको एक एक करके सबका पर्टिकुलर डायग्राम बना के दिखाता हूं जिससे आप और इजिली आसानी से इसको क्लियर समझ ले। तो यहां पर सबसे पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप सिंगल सिंगल डायग्राम यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूं किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है। अब सबसे पहला हमारा ईडी इक्वल टू इंफिनिटी। अब इंफिनिटी वाली कंडीशन क्या होती है? जहां पे क्या होगा, प्राइस आपके फिक्स हो जाएंगे। प्राइस आपके 10 रुपीज हो गए और क्वांटिटी आप कितनी भी लो, चाहे आप 1 केजी लो 10 रुपए है आपकी कीमत, आपको 10 रुपए देनी पड़ेगी। चाहे आप 1 केजी लो चीनी लो, चाहे आप 2 केजी चीनी लो, 3 केजी लो, आपके प्राइस फिक्स रहेंगे। चाहे आप 1 केजी लो, 2 केजी लो, 3 केजी लो। जैसा हम कहते हैं ना, अगर हम दुकान पे जाते हैं तो भैया एक गोदरेज साबुन कितने का? 10 रुपए का। एक लो तो 10 का, 2 लोगे तो 20 का, 3 लोगे तो 30 का। पर यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके प्राइस फिक्स हो जाएंगे। यहां पर जो भी इकाई आप प्रति इकाई लेंगे उसमें आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। जहां पर कीमत आपकी स्थिर हो जाती है उसे बोलते हैं हम क्या, आपका पूर्णतीय लोचदार। ये मांग की आपकी स्थिति जहां पे पूर्णतीय लोचदार वाली स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जहां पर आपकी क्या होती है, प्राइस फिक्स हो जाए और क्वांटिटी फिक्स ना हो, उसे हम बोलते हैं पूर्णतीय लोचदार। चलिए दूसरे के बारे में बात करते हैं। अब सेकंड स्टेप्स है जहां पर हमारा आता है, यहां पे क्या आपका ईडी इक्वल टू हम बात करते हैं यहां पे शून्य। तो यहां पर क्या होता है, जो शून्य वाली स्थिति हो जाती है, जहां पे जीरो वाली स्थिति हो जाती है, वहां पर आपके प्राइस फिक्स नहीं होते, क्वांटिटी फिक्स हो जाती है। क्वांटिटी आपकी 2 केजी यहां पे फिक्स कर दी ने। प्राइस 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, प्राइस कोई फिक्स नहीं होता, क्वांटिटी आपकी फिक्स कर दी जाती है और प्राइस आपके फिक्स नहीं होते। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं क्या, आपका पूर्णतीय बेलोचदार, जिसमें आपके प्राइस फिक्स नहीं होते हैं, क्वांटिटी फिक्स हो जाती है, उसे कहा जाता है आपका पूर्णतीय बेलोचदार। ये बड़े इजी से कॉन्सेप्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने की पूर्णतीय बेरोजगार की कौन सी स्थिति होती है, या लोजदार की कौन सी स्थिति होती है, या आपका बेरोजगार की कौन सी स्थिति होती है। तो जहां पर प्राइस जो होंगे आपके वो क्या होंगे, वो फिक्स नहीं होंगे और क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी, तो उसे बोलते हैं हम आपका क्या, पूर्णतीय बेरोजगार या ईडी इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट के बारे में बताते हैं अब आपको। अब तीसरा है यहाँ पे ईडी इक्वल टू 1। तो जब ईडी बराबर होगा तो उसमें आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट रखना है। जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको छोटा सा ज्यादा ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं करना है। आपको इसकी और इसकी हाइट जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं रखना हाइट में। ये वाली जो स्थिति होगी, इस स्थिति को हम बोलते हैं एडी इक्वल टू 1 आपका। जहां पे क्या होगा, आपको एक बेसिक सबसे ध्यान रखना है कि इसकी और इसकी बीच की जो हाइट हो
उसमें ज्यादा डिफरेंस ना हो, इक्वल हो, वहां पे होगी आपकी कंडीशन क्या, ईडी इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कौन सा आता है, ईडी इक्वल टू 1 होता है, जहां पर यहाँ पे होता है आपका क्या, इकाई के बराबर। ठीक है, ये कंडीशन होती है आपकी जहां पे ना ही इकाई से कम है ना ही इकाई से ज्यादा इकाई के बराबर है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इसके, जहां पे आपका आ जाएगा एक ईडी ग्रेटर देन 1। अब ईडी ग्रेटर देन 1 कैसे प्रेजेंट करना होता है कि ईडी ग्रेटर देन 1 में आपको ये वाला जो हिस्सा होगा ये तो आपको ज्यादा बड़ा लेना होगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये आपको छोटा लेना होगा। तो इस तरह से ये हिस्सा बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो इस वाली स्थिति को हम कह देते हैं कि आपका एडी इज ग्रेटर देन 1, या हम इसे कह देते हैं आपका लोचदार मांग। ठीक है, तो यहां पर एक चीज का, ये जो वाला हिस्सा होगा ये इसका बड़ा होगा, और ये जो वाला हिस्सा होगा इसका ये छोटा होगा इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा एडी ग्रेटर देन 1। तो इसे बोलते हैं आपका लोचदार मांग, या इकाई से अधिक मांग वक्र। तो इस तरह से हम आपका पांचों जो मांग वक्र है उसको दर्शाते, किस तरह से मांग वक्र की इकाई को हम एक डायग्राम के जरिए प्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे आते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं आपको मांग की लोच की प्रतिशत विधि। अब प्रतिशत विधि का मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि कैसे होता है। अब यहाँ पर दो चीजें यहाँ पे, एक होता है आपका प्रतिशत निकालना, आपको प्रतिशत निकालना है अनुपातिक विधि से, आपको प्रतिशत विधि और अनुपातिक विधि। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर एक फॉर्मूला होता है यह आपका ईडी इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन में क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। ठीक है, अब होते क्या है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ईडी पी आपका यहां पर आ जाता है क्या, आपका डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, फिर आता आपका पी अपॉन में डेल्टा पी। तो इस तरह से भी इसको लिख देते हैं कई बार, तो इस तरह से इसको प्रेजेंट करता है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी आएगा, और इधर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, हमारा क्यू अपॉन में पी। ठीक है, फिर हम इसको क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन होता है इसलिए हम इसको अपोजिट रखते हैं। तो यहाँ पे पी अपॉन में क्यू हो जाता है, और यहाँ पर इनटू आपका डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी हो जाता है। तो इस तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो आगे आइए इसके बारे में हम बात करते हैं कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है आपका सिंपल इस तरह से जो आपको निकालना होता है, और एक दिया होता है आपको जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना होता है। अगर मान लीजिए कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने को आ जाए, प्रतिशत परिवर्तन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने को आता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100। ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं किसके लिए, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए। और इसी तरह हमारा यहाँ पे एक सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ पे आ जाए आपको मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए आ जाए, तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो हमारा बनता है यहाँ पे क्या, आपका डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100। फिर यहाँ पे आ जाता है आपकी मांग की लोच में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या होता है, मांग की लोच में प्रतिशत परिवर्तन, लोच में प्रतिशत परिवर्तन, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाता है दोनों को मिला के आपका क्या, ईडी माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। इस तरह से हम इसको प्रेजेंट किया करते हैं। तो इसके ऊपर अभी आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन इस पे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन को हम पहचानते हैं कि पी क्या है, क्यू क्या है, डेल्टा पी क्या है या डेल्टा क्यू क्या है, ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। अब देखिए न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे प्रतिशत विधि के द्वारा मांग की लोच ज्ञात करते हैं। आइसक्रीम की आरंभिक कीमत 4 रुपए प्रति कप है तथा आइसक्रीम की आरंभिक मात्रा 1 कप है। यदि आइसक्रीम की कीमत कम होकर 2 रुपए प्रति कप हो जाती है तो मांग बढ़कर 4 कप हो जाती है। प्रतिशत विधि के द्वारा प्रयोग करके मांग की लोच ज्ञात कीजिए। अब देखिए आरंभिक का मतलब हो गया, ये क्या हो गया आपका पी। यहाँ पे हमें क्या क्या चीज चाहिए, पहले हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कि ताकि आपको डाउट ना रहे और आप इजीली से उसको फाइंड आउट कर सके। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी अपॉन में क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे इसको फॉर्मूले को पुट करने के लिए इसके सारी वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे पी चाहिए, फिर उसके बाद क्यू चाहिए,
ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे डेल्टा पी चाहिए और फिर डेल्टा क्यू चाहिए, तब जाकर मैं इसको पुट कर पाऊंगा। अब पी आरंभिक कीमत का मतलब स्टार्टिंग प्राइस है, ये पी हो गया आपका, पी क्या आपका 4 हो गया। अब उसके बाद इसने क्या है, तथा आइसक्रीम की आरंभिक मात्रा, आरंभिक मात्रा का मतलब हो गया ये आपका हो गया क्यू, क्यू आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब सिंपल सा हमने पहले पी और क्यू तो फाइंड आउट कर लिए हैं, अब डेल्टा पी और डेल्टा क्यू निकालना है। अब सिंपल से यहाँ पे दूसरा क्या उसने कहा है, अब उसने कहा जो नई दूसरी मात्रा है ये थी कि आपकी आरंभिक, अब यहाँ पे हमें चाहिए P1 और Q1, क्योंकि अगर हमें डेल्टा Q डेल्टा P निकालना है तो P1 और Q1 भी चाहिए हमें। अब यहाँ पर जो नई मात्रा, ये तो आरंभिक थी, अब नई क्या है P1 क्या हुई, बढ़कर उसने कहा जब कीमत घटकर कितनी हो गई, कीमत घटकर 2 रुपए हो जाती है, कीमत कम होकर 2 रुपए हो गई, तो कीमत प्राइस क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद उसने कहा तो मांग बढ़कर कितनी हो जाती है आपकी 4 हो जाती है, तो Q1 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से मुझे चारों के यहाँ पे पॉइंट मिल गए, P भी मिल गया, Q भी मिल गया, P1 भी मिल गया, Q1 भी मिल गया। अब मैं इसी के आधार पे डेल्टा P और डेल्टा Q निकाल सकता हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, P का फॉर डेल्टा P निकालना है, तो P1 माइनस P, तो P1 कितना था मेरा यहाँ पे, P1 मेरा था यहाँ पे आपका 2 है, 2 माइनस और P कितना था आपका 4, तो 4 में से माइनस करूंगा P को तो हमारा आएगा माइनस का 2। अब यहाँ पे डेल्टा Q1 में हमें डेल्टा Q में निकालना है Q1 माइनस Q। अब Q कितना था मेरा, Q1 जो था आपका स्टार्टिंग में आपका Q1 था मेरा आपका 4 और Q कितना है मेरा 1 है, तो -1, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 3, तो हमें यहाँ पे क्या है, तो डेल्टा P है, डेल्टा P फाइंड आउट हुआ आपका माइनस का 2 एंड डेल्टा Q जो फाइंड आउट हुआ है वो हमें फाइंड आउट हुआ आपका 3। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कि किस तरह से, यहाँ पे मैंने लिखा ED इक्वल टू आपका माइनस P अपॉन में Q इंटू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको ऐसे रखा माइनस को, और P कितना था मेरा, P था 4 और उसके बाद Q कितना था, Q था मेरा 1, देन उसके बाद मेरा डेल्टा Q क्या आया है, डेल्टा Q मेरा यहाँ पे आया है आपका 3, और उसके बाद मेरा डेल्टा P कितना आया है, डेल्टा P आया है मेरा यहाँ पे 2। इस तरह से मैंने सब पुट कर दिया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अप्लाई कर दूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ऐसे कट भी कर सकता हूँ, 4 3 जा यहाँ पे आ गया -12 अपॉन में 2। ठीक है, अब मैं इसे क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा एक चीज यहाँ पे दिखाया था कि जो आपका ये है, ये डेल्टा P माइनस का 2 है। ठीक है, तो हम इसे काटेंगे और ये जो साइन है माइनस का भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6, तो यहाँ पर ये फाइंड आउट क्या होगा, ED इक्वल टू 6, आई मीन टू से यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, जो ED है मांग की लोच क्या है आपकी, इकाई से आपकी क्या है अधिक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ED इक्वल टू आपकी क्या हो गई आपकी 6 है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और कराते हैं ताकि आप बिजली और अच्छे से इसको समझ सको। अब जब किसी वस्तु की कीमत जो है 5 रुपए है, तो उपभोक्ता उस वस्तु की 20 इकाइयां खरीदता है, कीमत 5 है तो 20 खरीदता है, और जब कीमत परिवर्तित होकर 7 रुपए, मानी कीमत बढ़ गई, कीमत परिवर्तन 7 हो गई 5 से हो जाती है, तो खरीदी गई मात्रा में परिवर्तित होकर 12 इकाइयां हो जाती है, मतलब कि कीमत बढ़ी तो मात्रा घट गई, तो प्रतिशत विधि का प्रयोग करके मांग की कीमत लोच ज्ञात कीजिए। अब ये बात सोच रहे कीमत लोच वही क्या है, वही चीज है इसमें जैसा हमने पहले क्वेश्चन में निकाला है, कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का सा जो कुछ ये वर्ड्स में चेंजिंग करके कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, बस केवल आपको ये देखना है कि यहाँ पर कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन तो इसमें पूछा नहीं है, तो यहाँ पे हमें निकालना है कि कीमत। अब देखिए सभी चीज हम ऐसे करेंगे जैसे हमने पहले करा, पहले चलिए आप लोग करिए, करके दिखाइए मुझे, उसके बाद मैं आपको इसको ट्राई करूंगा, एक बार सब लोग आप लोग ट्राई कीजिए कैसे ये क्वेश्चन होता है। चलिए हम बताते इसको कि कैसे आपको ये करना है, कैसे ये होता है। ठीक है, इसी तौर पे पहले क्वेश्चन और बता दें आपको, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि पी हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्राइस, तो 5 है क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस हो गया। देन क्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ हमें क्या, क्यू देखा हमें 20 इकाइयां 20 इकाइयां। अब हमें है P1 जो नई कीमत आई है, नई कीमत आपकी क्या आई 7 हो गई, कीमत बढ़ गई, आई मीन प्राइस चेंज इंक्रीज हो गए, और जो Q1 है वो क्या आया आपका, वो डिक्रीज होके 12 हो गए। तो इस तरह से हमने पूरा इसको निकाल लिया, रख दिया।
फिर हमें क्या करना है, अब यहाँ पे डेल्टा पी और डेल्टा क्यू निकालना है। पहले डेल्टा पी निकालेंगे। अब डेल्टा पी के लिए हमें क्या रखना था, पी वन माइनस पी। अब पी वन कितना हमारा, पी वन हमारा है गिवन यहाँ पे 7 और यहाँ पे दिया हुआ है पी हमारा है 5। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें डेल्टा क्यू निकालना है, तो डेल्टा क्यू में हमें यहाँ पे क्या दिया है, क्यू वन माइनस क्यू। ठीक है, तो इसी तरह हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि P जो हमें P1 दिया हुआ है आपका, ये डेल्टा P निकल के हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें Q निकालना है, तो डेल्टा यहाँ पर Q के लिए हमें Q1 माइनस Q चाहिए। तो Q1 हमारा कितना आपका 12 है और आपका Q कितना आपका 20 है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आपका माइनस का आएगा 8। तो डेल्टा Q आपको फाइंड हुआ माइनस का 8। अब इसी तरह हम यहाँ पे फॉर्मूले को रखकर पुट कर देंगे, AD इक्वल टू P अपॉन में Q इंटू डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ था हमें, यहाँ पे सबसे पहले P हमें 5 दिया हुआ है, देन उसके बाद Q हमें 20 दिया हुआ है, और उसके बाद हमें डेल्टा P आपका माइनस का 8 दिया हुआ है, और उसके बाद हमें जो प्राइस है वो हमें कितना दिया, डेल्टा P आपका 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस तौर पे हमने इसको पुट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, तो 5, अब यहाँ पे 5 4 जा 20, यहाँ 4 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे इसकी ऊपर क्या है आपका माइनस का 8 बचा है और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 जा 8 हो गया। अब यहाँ पे जो माइनस था ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्रॉस हो गया। तो ED इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या था, 8 1 जा 8। तो मांग की लोच यहाँ पर क्या आई, एक आई, मतलब इकाई के बराबर। तो मांग की लोच यहाँ पे फाइंड आउट हुई 1। तो इस तरह से हम मांग की लोच को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मांग की लोच, देखिए अब यहाँ पे मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा है, जो मैंने आपको बताया था कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, जिसका फॉर्मूला मैं आपको साइड में लिख देता हूं एक बार फिर से। AD इक्वल टू, माइनस का साइन बिल्कुल आएगा, वो ध्यान रखना आपको, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। ये इस फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को करने का। अब सबसे पहले देखिए क्या ने कहा इसने, मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच क्या होती है, आई मीन टू से ED। ED आपका गिवन है यहाँ पे, ED कितना दिया, माइनस का 2 दे दिया इसने। अब दूसरा इसने क्या कहा है हमें, इसका कीमत में ₹10 प्रति इकाई से गिरकर ₹8 प्रति इकाई हो जाती है, तो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसने हमें P1 कितना दिया, ये हमें दे दिया इसने P1, और ये हमें सॉरी ये दे दिया हमें P, और P1 दे दिया हमें ये। अब देखिए P क्या दिया इसने हमें, P दे दिया हमें आपको इसने 10, और P1 दिया इसने हमें कितना आपका 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें पहले निकालना है डेल्टा P। ठीक है, तो उस तौर पर हम इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे P निकालना है, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा क्या, डेल्टा P निकालना है। डेल्टा P इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला, P1 माइनस P। सो यहाँ पे हुआ आपका 8 माइनस 10, तो डेल्टा P आया आपका माइनस का 2। ये आपको ये निकल के आया क्या आपका 2 आया आपका, क्या बोलते हैं, डेल्टा P। ठीक है, तो इस तरह से डेल्टा P आपका 2 निकल के आया। अब हमें यहाँ पे रखना है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने का फॉर्मूला। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100। अब छोटा सा हमें यहाँ पे क्या दे दिया, -2 देखा आपका डेल्टा P जो आया था, और P आपका क्या था यहाँ पे, P आपका था 10, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया आपका, यहाँ पे 100 रख दिया। अब देखिए एक 0 से एक 0 गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया 20, तो हमारा ये फाइंड आउट हो गया आपका माइनस का 20। तो आपका ये क्या निकल गया, ये निकल गया डेल्टा P। ठीक है, तो डेल्टा P हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा Q निकालना है, तो हम फॉर्मूले को पुटअप कर देंगे, रख देंगे, और हमारा डेल्टा Q निकल जाएगा। ED इक्वल टू माइनस डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। सो हमारा ED गिवन है, हमें 2 दे रखा है। ED हमारे यहाँ पे गिवन है 2, और यहाँ पर हमें क्या देखा है, ये आपका 2 होगा। ED जो गिवन है, मांग की लोच -2 दे रखा है, तो 2 हमें गिवन है यहाँ पे। उसके बाद उसने क्या करना है, यहाँ पे हमें डेल्टा P की वैल्यू रख दें। डेल्टा Q तो ऐसी का ऐसी रखा जाएगा आपका, और डेल्टा P आपको रख देंगे हम माइनस का 20। ठीक है, अब इसी तौर पे क्या होगा, हम इसको माइनस से माइनस काट देंगे, तो आपका यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या होगा, हम 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब 20 का यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू 2
इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में 20। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्रॉस करने के तौर पे हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 2 का यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 20 इंटू 2, तो हमारा डेल्टा क्यू आ जाएगा हमारा 40। तो 40 जो है हमारे क्या होगा, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन फाइंड आउट होगा कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसने क्या कहा है, कीमत घटी है तो कीमत गिरेगी, तो कहने का मतलब क्या है, मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। तो ये हमारा क्या है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन हमारा 40 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तौर पर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं कि उसे कैसे करना है। अब देखिए इसी तरह एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा रहे हैं, मांग की कीमत लोच वाला। तो यहां पर उसने कहा है कि जब वस्तु की कीमत 20 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 23 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तो उसकी मांग जो है, मांग में 30% गिर जाती है, तो मांग की लोच फाइंड आउट कीजिए। कहने का मतलब आपको निकालना है यहाँ पे क्या, ईडी फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे जो आपका डेल्टा पी दे रखा है वो -30 दे रखा है, गिरने का मतलब गिरना, तो -30% आपका गिवन दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या, डेल्टा पी आपको फाइंड आउट करना है, पी आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा आपका, देखिए इसने क्या हमें आरंभिक कीमत दे रखी है। आरंभिक कीमत का मतलब आपका प्राइस क्या हो गया, आपका पी हो गया 20 और P1 आपका हो गया कितना 23, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा पी निकाल देंगे हम, आपका बड़ा इजी है, P1 माइनस पी, तो 23 माइनस 20, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3। तो डेल्टा क्यू हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, सॉरी डेल्टा पी हमारा आ गया यहाँ पे 3। अब इसी तौर पर हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ईडी यहाँ पे हमें पहले निकालना है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये जरूर निकालना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इतना निकाल दिया पुट कर देते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन आपका अनकंप्लीट है। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ हम लिखेंगे इससे पहले, और उसके बाद हम यहाँ पे इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100, ठीक है। तो हमारा 3 जो है हमारे यहाँ गिवन निकाला था हमने, क्या जो डेल्टा पी आया था, और जो हमें पी है वो गिवन है 20 हमारा, और उसके बाद हमें क्या है यहाँ पे 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम यहाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, इसको काटते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या 5, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा इक्वल टू 15, तो 15 हमारा आ जाएगा क्या, आपका डेल्टा पी आ जाएगा आपका 15, ठीक है। इसी तौर पे हम इसके फॉर्मूले को फिर पुट करते हैं, ईडी इक्वल टू माइनस, क्या होता फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, हाँ, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। तो इस तौर पे हम इसको पुट कर देंगे। अब देखिए हमें डेल्टा क्यू कितना दिया था, माइनस का साइन जरूर लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 30 दे रखा था माइनस का, और ये कितना आया हमारा 15 आया, तो इस माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा क्या, आपका 2 बचेगा। तो ईडी इक्वल टू हमारा क्या होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मांग की लोच में कितना परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे कीमत लोच में 2% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आपका मांग की लोच, कीमत लोच यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बताते हैं आपको एक क्वेश्चन और नए तौर पे, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे इस क्वेश्चन को निकालना है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, एक उपभोक्ता एक वस्तु पर जिसकी कीमत 4 रुपए प्रति इकाई है, रुपए 400 व्यय करता है, और जब कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो भी वह 400 रुपए ही व्यय करता है। तो प्रतिशत वृद्धि के द्वारा मांग की लोच, कीमत लोच याद कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी आता है, 4 नंबर में भी आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। और बहुत से क्वेश्चन इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा बेसिक से इसमें बेसिक सी चीज इसमें अटेम्प्ट की उन्होंने, उसी के तौर पर हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको देखना है कि P क्या दिखाया है, दिया हुआ आपका P ओनली आपको दिया हुआ 4, ये आपका P दिया हुआ है जो 4 है, ठीक है। तो उसके उसने क्या कीमत में कितनी वृद्धि हो जाती है, कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है। तो यहां पर क्या करेंगे हम, आपका 4 इंटू 25 अपॉन में 100, इसका 25% निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 अपॉन 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, P जो आएगा हमारा P1 हमें यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 + 1,
तो 4 तो था ही, और 25% वृद्धि होगी तो 25% उसका क्या आ गया, 1 आ गया। तो 4 + 1 = क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो P1 आपका क्या आ गया 5 आ गया। तो अब यहाँ पे आपको P भी दिया और P1 भी दिया है। अब आपको निकालना है यहाँ पर Q और Q1, ठीक है। पर यहाँ पर Q और Q1 तो आपको दिया हुआ नहीं है, ये कंफ्यूजन है। तो जहां पर व्यय वाली बात आ जाती है ना, व्यय कि खर्चा कितना, व्यय कितना है, तो वहां पर एक फॉर्मूला हमारा क्रिएट करते हैं हम, छोटा सा वहां पर हम यूज करते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं आपका, जैसे कि 400 आपका दिया है, तो ये Q यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 400 अपॉन में जो आपका फर्स्ट है ये आपका क्या होगा, ये आपका देखा 4, तो इसे हम मान लेंगे फर्स्ट के अपॉन में रख लेंगे 4, जो आपका दिया हुआ है कि आपका P, ठीक है। तो Q अपॉन में P के तौर पे इसे रख लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 404 रखेंगे, तो 400 से क्रॉस करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये आपका क्या फाइंड आउट हो जाएगा Q, ठीक है। इस तरह से हम Q निकाल सकते हैं। अब इसी तौर पर हमें Q1 निकालना है, तो इसी तरह पर हमारा सेकंड वैल्यू भी दी होगी। यहाँ पर उसने देखा है फिर भी सेकंड में क्या है Q1 निकालना हमें, तो यहाँ पे भी 400 ही दिया हुआ है, और 400 और P1 कितना हमारा, P1 हमारा हो जाता है 4 से 5 हो गया, तो यहाँ 5 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 40 80, आपका 80 आ जाएगा ये आपका। तो इसी तौर पर हमने Q भी निकाल लिया है और Q1 भी निकाल लिया कि Q और Q1 कैसे निकालना है। अब हम इसी तौर पे डेल्टा P भी निकाल सकते हैं और डेल्टा Q भी निकाल सकते हैं और इसको पुट भी कर सकते हैं। तो पहले एक बार फिर से समझे, क्योंकि ये वाला जो पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डाउटफुल रहता है। अब देखिए सबसे पहले आपको दिया है उसने कुल व्यय कितना करता है वो 400, तो 400 यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होगी, जो वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू के अपॉन गिवन वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू दी होगी उसके अपॉन में क्या कर देंगे हम P1 रख देंगे, P रख देंगे। एंड सेकंड में क्या होगा आपका, जो भी गिवन वैल्यू होगी सेकंड टाइम पे गिवन वैल्यू अपॉन में P1 कर देंगे, ठीक है, P1, और उस तौर पे हम उसको रख देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या रखा था, हमें 4 दिया हुआ था, तो 4 हमने लिखा 400 अपॉन में P1 के P कितना था हमारा 4 था, हमने रख दिया, तो ये क्या आ गया Q आ गया हमारा। ऐसी Q1 निकालना है, तो गिवन वैल्यू 400 थी और P1 हमारा कितना था आपका 5 था, तो हमने निकाल दिया, तो 80 आ गया। इसी तौर पर अब हमें निकालना है डेल्टा P और उसके बाद निकालना है हमें डेल्टा Q, ठीक है। अब देखिए, अब डेल्टा P कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, तो P1 माइनस P और उसके बाद हमें क्या निकालना है, डेल्टा Q निकालना है, तो Q1 माइनस Q। अब इसी तौर पे मुझे क्या करना है, P1 मुझे निकालना था ना यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था P1 आया मेरा 5 माइनस 4, तो इसकल टू यहाँ पे क्या आएगा मेरा माइनस, यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। अब इसी तौर पे मेरा यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा Q निकालना मुझे, तो Q1 कितना था मेरा, Q1 था यहाँ पे आपका 80 और ये था आपका 100, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका माइनस का 20, ठीक है। इसी तरह अब हमें पूरा ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, हम वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व करेंगे। माइनस ये आपका ऊपर आ जाएगा P अपॉन में Q, यहाँ डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। अब देखिए हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस का P कितना है आपका, P दे रखा आपका 4 और Q कितना आया था आपका, Q आया था आपका यहाँ पे 100। उसी तौर पे हमें यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा Q कितना आया हमारा माइनस का 20 और डेल्टा P कितना है हमारा 1। इसी तौर पर हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो इसी तरह हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए इस तौर पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तौर पर हमें सॉल्व क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। ये बहुत ही इजी मेथड है, इस तरह प्रैक्टिस करिए तो और ज्यादा इजीली सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, सेम क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, क्योंकि डिजिट भी चेंज नहीं करते, सेम देते, इसलिए आपको क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए आगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व के बारे में आपको बताते हैं। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले वस्तु की प्रकृति। जैसा आपने देखा होगा, जो वस्तु हमारे डेली यूज में होती है या डेली यूज में जिनकी जरूरत पड़ती है उनकी मांग बेरोजगार होती है। जैसे मौसम की सब्जियां, फल हो गए, माचिस हो गई, नमक हो गया या पुस्तकें हो गई, इनकी मांग क्या होती है, बेरोजगार होती है। और जो आपकी विलासिता की वस्तु होती है जैसे लग्जरी थिंग्स, तो वो उनकी मांग पूर्णतः रोजगार होती है। कैसे, जैसे कि ब्रांडेड कपड़े, ठीक है, लग्जरी कार, तो इनकी मांग क्या होती है, पूर्णतः रोजगार होती है। तो दूसरा पॉइंट आता है आपका प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता। प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, जैसा आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, जहां पर जब हम कॉफी के स्थान पर चाय का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मांग पूर्णतः लोजदार होती है। पूर्णतः लोजदार का मतलब जहां पर अधिक लोजदार होती है, पूर्णतः लोजदार जहां पर एक वस्तु को छोड़ने पर हमें दूसरी वस्तु प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है, तो उस कंडीशन में हमारी मांग की लोच पूर्णतः लोजदार होती है। तीसरा होता है आपका विभिन्न प्रयोग। जैसे आपने देखा होगा जो दूध है, दूध के बहुत सारे प्रयोग हैं, तो इसलिए इसकी मांग क्या होती है, इसकी मांग लोजदार होती है, क्योंकि हम इसकी क्या है, इसकी जो वस्तु की मांग बहुत लोजदार है क्योंकि इसके बहुत सारे प्रयोग
है, ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि आपने कि दूध किसी को नहीं मिल रहा, सभी को मिलेगा। तो क्योंकि उसके विभिन्न प्रयोग हैं। अगला है उपभोक्ता की आदत। अब क्या होता है कि उपभोक्ता की आदत क्या होती है? जब उपभोक्ता की आदत किसी चीज की, उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा में किसी वस्तु की मांग करने लगता है, तो उसकी जो मांग होती है वो बेरोजगार हो जाती है। क्यों? उपभोक्ता अधिक किसी वस्तु की मांग करता है तो उसकी शॉर्टेज हो जाती है, इसलिए उसकी मांग बेरोजगार हो जाती है। अब क्रेताओं का आय का स्तर, क्रेताओं का आय का स्तर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा वस्तु खरीद पाएंगे, तो उनकी मांग क्या होगी? रोजगार होगा। उनका आय का स्तर कम होगा तो वो मांग क्या हो जाएगी? उनकी बेरोजगार हो जाएगी, क्योंकि वो किसी वस्तु को अधिक मात्रा में नहीं खरीद पाएंगे। या क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास आज पैसे नहीं है तो वो फ्यूचर में जाके उसको खरीदेगा, तो उस पर भी क्रेताओं के आय का स्तर का असर पड़ता है। और दूसरे क्या होता है? समय अवधि। समय अवधि का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे व्यक्ति के पास पैसा आता है, समय बढ़ता है, अधिक समय के जब किसी वस्तु का अधिक समय में वो प्रयोग करता है, अधिक लंबे समय के बाद दीर्घकाल में प्रयोग करता है, तो उसकी मांग लोजदार होती है। यदि अल्पकाल में उस वस्तु की मांग बेरोजगार होती है, क्योंकि अल्पकाल में उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उस वस्तु का प्रयोग कर सके या उस वस्तु को खरीद सके। तो इस तरह मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व आपको बताए हैं मैंने। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक मांग की लोच समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।